कल हम लोग कांट के नीति शास्त्र की चर्चा कर रहे थे और अब तक हम इस बात से परिचित हो चुके हैं कि कांट का जो नीति शास्त्र है वह बुद्धि परकावादी नीति शास्त्र है। कांटियन एथिक्स इज रैशनलिस्टिक एथिक्स, क्योंकि कांट ने मनुष्य के व्यक्तित्व में बुद्धि के महत्व को स्वीकार किया है। He has accepted the importance of reason in human personality, and at the same time, according to rationalism, virtue is the ultimate end of human life. सद्गुण ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कांट का नीति शास्त्र वैधानिक नीति शास्त्र है, जूरल एथिक्स है, क्योंकि यहां पर नियम ही सर्वोच्च है। लॉ सुप्रीम, और सर्वोच्च नैतिक नियम के रूप में कांट ने निरपेक्ष आदेश या कैटेगोरिकल इंपरेटिव को स्वीकार किया है, और जो शुभ संकल्प है, गुडविल है, सदिच्छा है, वह नैतिक नियमों का स्वेच्छा से पालन करती है। कांट निरपेक्ष आदेश के संदर्भ में यह कहते हैं कि वे सार्वभौम, प्रागानुभविक, पूर्ण रूपेण बौद्धिक हैं। कैटेगोरिकल इंपरेटिव इज यूनिवर्सल, a priori and purely rational in nature. कांट के निरपेक्ष आदेश की समस्या यह है कि वह विशुद्ध रूप से आकारिक है। इट इज प्योरली फॉर्मल इन नेचर। इसी कारण से कांट के नीतिशास्त्र को आकारिक नीतिशास्त्र या नियमानुवर्तिता वादी नीतिशास्त्र, फॉर्मुलिस्टिक एथिक्स कहा जाता है, क्योंकि यह विशुद्ध आकार है और उसके द्वारा मनुष्य की विशिष्ट परिस्थितियों में क्या कर्तव्य होना चाहिए इसका निर्धारण संभव नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिराइव ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग in special circumstances through categorical imperative, और इसीलिए नैतिक नियम के स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए कांट ने नीति सूत्रों का, मैग्जिम्स ऑफ मॉरालिटी का प्रतिपादन किया है। कांट के बुद्धि परकावादी नीति शास्त्र में हम 4 नीति सूत्रों को पाते हैं। Maxims of morality are 4 in number, जिसमें जो पहला नीति सूत्र है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी कहते हैं। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। हम जैसा कि जानते हैं, कांट का जो निरपेक्ष आदेश है, कैटेगोरिकल इंपरेटिव है, वह भी सार्वभौम है, अर्थात उसे समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों पर समान रूपेण लागू किया जा सकता है, और इन निरपेक्ष आदेश का कोई अपवाद
नहीं होता है। Your categorical imperative does not admit any sort of exception. It is a kind of unconditional obedience. अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को निरपेक्ष आदेश, जो कि सर्वोच्च नैतिक नियम है, उसका पालन करना चाहिए। तो फिर जो पहला नीति सूत्र है उसे हम सार्वभौमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी कहते हैं। कांट ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि केवल उन नियमों के अनुरूप कार्य अथवा आचरण करो जिसके सार्वभौम होने की तुम इच्छा अथवा संकल्प कर सकते हो। Act only on that maxim which you can will or desire that it should become a universal law, or that which can be easily universalized. कांट के प्रथम नीति सूत्र की हम इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं कि निरपेक्ष आदेश अथवा जो नीति सूत्र हैं उन्हें सदैव सार्वभौम, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष एवं निर्वैयक्तिक होना चाहिए। Your moral law is to be always impartial, universal, impersonal, and at the same time must possess the property of objectivity. ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई एक नैतिक मानदंड हो और दूसरे के लिए कोई और नैतिक मानदंड हो। सार्वभौमिकता के सिद्धांत को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। कांट के अनुसार वह कर्म अथवा कार्य अनैतिक है जिसके हम सार्वभौमिकरण की इच्छा नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रॉमिस ब्रेकिंग, वचन भंग करने का सिद्धांत, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति विशेष परिस्थिति में वचन भंग करने लगेगा तो फिर समस्या यह होगी कि वचन भंग का वचन का कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थात ना तो कोई वचन में विश्वास करेगा और ना ही कोई वचन करता होगा। इसी प्रकार से आत्महत्या का जो कृत्य है वह भी अनैतिक है, क्योंकि हम इसके सार्वभौमिकरण की इच्छा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या के, सुसाइड के एक्ट को परफॉर्म करने लगे तो समस्या यह होगी कि एक दिन संपूर्ण मानव जाति का ही अंत हो जाएगा। If everyone starts committing suicide, then one day human race will come to an end. कांट का जो दूसरा नीति सूत्र है वह प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग
humanity as an एंड है। मानवता को साध्य स्वीकार करने का सिद्धांत। कांट ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार कार्य करो जिससे कि स्वयं तुम में और अन्य व्यक्तियों में मानवता सदैव साध्य रहे, साधन नहीं। Act in such a manner that humanity, whether in yourself or in others, should always be an end in itself and never be a means. कांट के इस द्वितीय नीति सूत्र की व्याख्या और स्पष्टीकरण इस प्रकार से संभव है कि शोषण एवं अन्याय की संभावना तभी होती है जबकि हम या तो स्वयं को दूसरे के सुख के साधन के रूप में प्रयुक्त होने देते हैं अथवा दूसरे किसी को अपने सुख के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु कांट का यह मानना है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, साधन नहीं। पर्सन इज एंड इन हिमसेल्फ एंड कैन नेवर बी अ मीन्स। कांट का ये जो द्वितीय नीति सूत्र है वह मनुष्य के सम्मान और स्वतंत्रता से संबंधित है। अर्थात हमें स्वयं अपनी सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ में हमें दूसरे व्यक्तियों के सम्मान अथवा गौरव और स्वतंत्रता आदि को भी अक्षुण्ण रखना चाहिए। कांट के इस द्वितीय नीति सूत्र सेकेंड मैक्सिम ऑफ मॉरलिटी से एक अन्य उपसूत्र सब मैक्सिम भी निःसृत होती है, डिराइव होती है और वह उपसूत्र कुछ इस प्रकार से है कि इस प्रकार कार्य करो जिससे कि तुम पूर्णत्व को प्राप्त कर सको और साथ ही साथ दूसरों के सुख में उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न कर सको। Act in such a manner that you perfect yourself and at the same time you should bring favorable conditions for the happiness of others. यहां पर देखिए स्वयं के लिए जो लक्ष्य रखा है कांट ने पूर्णत्व प्राप्ति का रखा है, टू अटेन परफेक्शन, दैट इज द गोल फॉर वन सेल्फ। जबकि दूसरे व्यक्तियों के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जो कि
दूसरे व्यक्तियों के सुख में सहायक हों। क्यों? क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते हैं। हम अधिक से अधिक केवल ऐसी अनुकूल परिस्थिति ही निर्मित कर सकते हैं जिससे कि दूसरों को सुख प्राप्त हो। We can only create the favorable situation or circumstance for the happiness of others, but we cannot make others perfect because perfection has to be achieved. It can never be given. क्योंकि जो पूर्णता है उसे हमें प्राप्त करना पड़ता है, वह किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्णत्व प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि जो हमारा संकल्प है वह नैतिक नियमों के अनुरूप आचरण करें और साथ ही साथ में जो हमारी भावना है, वासना है, प्रवृत्तियां हैं, वह सब बुद्धि के द्वारा नियंत्रित हों। For perfection, it is mandatory that our will has to be guided by moral law, and at the same time our passions, desires, inclinations, etc. are to be controlled by reason. So this is a kind of individual effort. तो एक प्रकार का वैयक्तिक प्रयास होगा। जो तीसरा नीति सूत्र है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और ऑटोनॉमी कहते हैं। स्वाधीनता अथवा स्वायत्तता का नियम। कांट ने संकल्प विल को दो वर्गों में विभक्त किया है। एक संकल्प उसे वह कहते हैं स्वायत्त होता है, तो दूसरा प्रकार का जो संकल्प है वह पराधीन होता है, निर्भर होता है। और कांट का यह मानना है कि जो स्वाधीन अथवा स्वायत्त संकल्प है, जो ऑटोनॉमस विल है, वही गुड विल है, वही शुभ संकल्प है। क्योंकि जो स्वायत्त अथवा स्वाधीन संकल्प अथवा इच्छा होगी, वह स्वेच्छा से नैतिक नियमों का पालन करेगी और उस पर हमारी इच्छा, वासना आदि का प्रभाव नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत जो पराधीन इच्छा अथवा संकल्प है, वह मनुष्य की भावना, इच्छा, प्रवृत्ति आदि के द्वारा निर्धारित होती हैं। स्वाधीनता अथवा स्वायत्तता के नियम को कांट ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार कार्य करो जिससे कि तुम्हारा संकल्प स्वयं को नैतिक नियमों का विधायक समझ सके। Act in such a manner that your will can consider itself to be the legislator of moral law.
हम इसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण के रूप में यह कह सकते हैं कि शुभ संकल्प बौद्धिक संकल्प है और अप्रतिबंधित शुभ है। क्यों? क्योंकि उसका शुभत्व देश काल परिस्थिति आदि पर निर्भर नहीं करता है, वह बौद्धिक संकल्प है। और शुभ संकल्प इस प्रकार से स्वेच्छा से नैतिक नियमों का बिना किसी बाह्य दबाव के पालन करता है। इस संदर्भ में कांट का यह कथन स्वयं में महत्वपूर्ण हो जाता है कि नैतिकता कभी भी बाह्य आरोपित नहीं हो सकती है, अपितु नैतिकता को सदैव आत्म प्रेरित होना चाहिए। According to Kant, morality can never be externally imposed, rather it is to be always self-imposed. यदि हम किसी भय अथवा प्रलोभन के कारण नैतिक हैं या नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम सच्चे अर्थों में नैतिक नहीं हैं, क्योंकि सच्चे अर्थ में नैतिक होने का अर्थ है कि हम स्वेच्छा से नैतिक नियमों का प्रत्येक परिस्थिति में पालन करें। चौथा नीति सूत्र प्रिंसिपल ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स है। किंगडम ऑफ एंड्स साध्यों के राज्य का नियम। कांट का जो चौथा नीति सूत्र है वह अत्यंत ही व्यापक नीति सूत्र है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऊपर के जो तीनों नीति सूत्र हैं उनका समावेश हो जाता है। The fourth maxim of morality is wider in connotation because it is going to include the above mentioned three maxims. कांट ने इस नीति सूत्र को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार कार्य करो जिससे कि तुम स्वयं को साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य समझ सको। Act in such a manner that you can consider yourself to be a member of kingdom of ends. कांट के इस नीति सूत्र को हम इस प्रकार से व्याख्यायित कर सकते हैं कि साध्यों का राज्य एक आदर्श समाज है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौम नैतिक नियमों का स्वेच्छा से पालन करता है और एक दूसरे के प्रति यहां सम्मान का भाव होता है। अर्थात इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को और दूसरे व्यक्तियों को सदैव साध्य मानता है, साधन नहीं। कांट का यह जो आदर्श समाज है उसके अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक शासक भी है और शासित भी है, और ऐसा कांट की दृष्टि में आदर्श गणतंत्र में संभव है। According to Kant, in this ideal society, a man is both sovereign as well as subject. He is sovereign just because he formulates moral law. At the same time, he is subject just because he willingly follows these moral laws. इस आदर्श समाज में व्यक्ति शासक और शासित इसलिए है क्योंकि शासक के रूप में वह नैतिक नियमों को निर्मित करता है और साथ ही साथ में शासित के रूप में इन नियमों का स्वेच्छा से प्रत्येक परिस्थिति में पालन करता है। अब हम कांट के बुद्धिवादी नीतिशास्त्र की समीक्षा करना चाहेंगे। कांट के बुद्धिवादी नीतिशास्त्र को, जैसा कि हम जानते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत कहा जाता है। इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। यही कारण है कि कांट के बुद्धिवादी नीतिशास्त्र को कर्तव्यनिष्ठ नीतिशास्त्र या डीओंटोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है, जहां पर कर्तव्य सर्वोच्च है, में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अतः इस प्रकार से कांट की यह मान्यता है कि केवल वही कर्म नैतिक दृष्टि से उचित हैं जो कि कर्तव्य की भावना से किए गए हों। अथवा दूसरे शब्दों में, कांट ने मानवीय नैतिकता को कर्तव्य चेतना में सीमित कर दिया है। कांट हैज रिड्यूस्ड और कंडीशन्ड ह्यूमन मॉरलिटी टू सेंस ऑफ ड्यूटी, बिकॉज only those acts are morally good which accrue from sense of duty. कांट के इस विचार से अनेक दार्शनिक असहमत हैं, क्योंकि जहां पर कांट यह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दया, करुणा, प्रेम, परोपकार आदि भाव से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है तो वह कर्म नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय तो हो सकता है, किंतु नैतिक दृष्टि से वह मूल्यवान नहीं है। प्रशंसनीय है लेकिन उसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। इसके विपरीत दार्शनिकों का यह मानना है कि वह कर्म अधिक नैतिक दृष्टि से मूल्यवान होना चाहिए जो कि दया, करुणा, प्रेम, परोपकार आदि के भाव से किया गया, ना कि वह कर्म जो कि केवल कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर किया गया। कांट के नीतिशास्त्र को हम कठोरतावादी नीतिशास्त्र कहते हैं। क्यों? कांटियन एथिक्स इज रिगरस just because in Kantian ethics there is no exception to categorical imperative. कांट का नीतिशास्त्र कठोरतावादी नीतिशास्त्र है क्योंकि कांट के निरपेक्ष आदेश अर्थात नैतिक नियमों का कोई अपवाद नहीं है। इसी प्रकार से कांट पूर्णबंधी कर्तव्य की बात करते हैं, अर्थात अनकंडीशनल ओबीडियंस towards our duty, irrespective of circumstance or situation. कांट के
इस विचार से अनेक दार्शनिक असहमति व्यक्त करते हैं। जैसे सामान्य नैतिक नियम कि हमें दूसरे की वस्तुओं को ईमानदारी से लौटा देना चाहिए, यह सार्वभौम नहीं है, यह अपवाद रहित नियम नहीं है, अपितु इसका भी अपवाद संभव है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने मित्र को अपनी बंदूक देके जाता है और वापस जब वह आता है और उसकी मांग करता है तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो फिर यदि हम सामान्य नैतिक नियम का पालन करें और वह अपवाद रहित है तो हमें तत्काल उसकी बंदूक को वापस करना चाहिए, किंतु इसका परिणाम भयावह हो सकता है, या तो वह आप क्या वो करेगा। इसी प्रकार से कांट का यह मानना था कि आत्महत्या नैतिक दृष्टि से अनुचित है, किंतु कुछ विचारकों का कहना है कि जब यह शरीर हमें सुख से अधिक कष्ट दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में जीवन का अंत करना कुछ भी अनुचित नहीं है। हम यह जानते हैं कि सत्यनिष्ठ होना एक सद्गुण है, हमें सत्य बोलना चाहिए, किंतु यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा मिथ्या भाषण से हो रही है तो सामान्यतः इसे अनुचित नहीं माना जाएगा, किंतु कांट से अगर प्रश्न किया जाए तो वो यह कहेंगे कि नहीं, यह कार्य अनुचित है, क्योंकि जो नैतिक नियम है वह अपवाद रहित होते हैं। कांट के नीति शास्त्र के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है कि एक ओर जो नैतिक नियमों का स्रोत है वह बुद्धि है और जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर भावना, इच्छा, वासना इत्यादि की उपेक्षा की गई है, और इस कारण से कांट का जो नैतिक नियम है वह विशुद्ध रूप से आकारिक हो जाता है। इट इज अ mere form डिवाइड ऑफ कंटेंट। यह तो सही है कि नैतिक नियम हमारी नैतिकता के आकार हैं और उन आकार को हम बुद्धि से प्राप्त करते हैं, किंतु जो नैतिकता की विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हमारी इच्छा, वासना, प्रवृत्ति आदि है वह भी महत्वपूर्ण है, किंतु कांट ने इनकी उपेक्षा की है। इसी कारण से उनका नीतिशास्त्र आकारिक नीतिशास्त्र बन करके रह जाता है। Kantian ethics turns out to be formalistic in nature just because he has ignored the importance of content in morality, and the content of morality is to be supplied by our desire, passions, inclinations, etc., which Kant has completely ignored. कांट के अनुसार मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन सदैव प्रेरणा अथवा उद्देश्य के आधार पर ही होना चाहिए, और इस प्रकार से कांट ने परिणामवादी नीतिशास्त्र का खंडन किया है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स को रिफ्यूट किया है, और वे यह प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम का विचार किए बिना नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। यह तो सही है कि कर्मों के मूल्यांकन में उद्देश्य अथवा प्रेरणा स्वयं में महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु कर्मों का मूल्यांकन मात्र प्रेरणा के आधार पर ही तो नहीं किया जाता है। कभी कभी हमें परिस्थिति और परिणाम पर भी ध्यान देना पड़ता है। इस बात को हम
एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए युद्ध के दौरान सैनिक शत्रु सेना के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और उससे देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जा रही है। जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यदि वह सत्य वचन बोले तो इसका परिणाम भयावह होगा। यहां पर हमें यह देखना पड़ता है कि सैनिक को इस कर्म के परिणाम पर भी विचार करना चाहिए, केवल उद्देश्य पर ही नहीं विचार करना है। हमें यह देखना पड़ेगा इसका क्या कंसीक्वेंस होगा और कंसीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए युद्ध में बंदी सैनिक को देश की सुरक्षा से संबंधित सही सूचनाएं शत्रु देश को नहीं प्रदान करनी चाहिए। करेक्ट। कांट ने जो नीति सूत्र मैक्सिम्स ऑफ मॉरलिटी प्रस्तुत किए हैं उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे जो कांट का प्रथम नीति सूत्र सार्वभौमिकता का नियम प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी है, वह निषेधात्मक है, भावात्मक नहीं। क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि उस नियम के अनुरूप ही कार्य करो जिसके तुम सार्वभौमिकरण की इच्छा कर सकते हो। हम इस नियम के कुछ अपवाद को भी देख सकते हैं, अर्थात कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि सार्वभौमिकृत नहीं किए जा सकते हैं, यूनिवर्सलाइज नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन स्वयं में नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट कर्म है। दो उदाहरण हमें यहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। एक उदाहरण तो जो है बड़ा प्रचलित दानशीलता का है, चैरिटी का है। ये दानशीलता है, क्या हम इसके सार्वभौमिकरण की इच्छा अथवा संकल्प कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि सभी व्यक्ति दान देना प्रारंभ कर दें तो ऐसी स्थिति में कोई निर्धन नहीं रहेगा और दानशीलता का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देखें जो कि ब्रह्मचर्य से संबंधित है, सेलिबेसी से रिलेटेड है। ब्रह्मचर्य के कृत्य को हम सार्वभौमिकृत नहीं कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम यह इच्छा अथवा संकल्प नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य सार्वभौम हो जाए, अर्थात सभी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। क्यों? यदि सभी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे, सभी व्यक्ति सेलिबेसी को मेंटेन करने लगेंगे, तो एक दिन मानव प्रजाति का अंत हो जाएगा, प्रोक्रिएशन नहीं होगा। लेकिन जो संत महात्मा है, सेंटली पर्सन है, उनसे सेलिबेसी की मांग की जाती है, उनसे यह अपेक्षित है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो यहां पर जो सार्वभौमिकता का अपवाद है ब्रह्मचर्य, वह उत्कृष्ट नैतिक आचरण संत महात्माओं के लिए हो जाता है। जो दूसरा नीति सूत्र है मनुष्यता को साध्य मानने का, उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इस नीति सूत्र के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि हमें स्वयं अपने में और दूसरे व्यक्तियों में मानवता को सदैव साध्य मानना चाहिए, साधन नहीं। किंतु देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां हमें कभी स्वयं को देश या समाज के कल्याण के लिए
साधन के रूप में प्रयुक्त होने देना पड़ता है, और साथ ही साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों को साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे स्वाधीनता संग्राम में लोगों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और इसी प्रकार से देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए युद्ध के दौरान जब सैनिक अपने प्राणों का बलिदान करता है तो इन दोनों परिस्थितियों में वह साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अब हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जहां पे अन्य व्यक्ति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जैसे कंटेजियस डिजीज, संक्रामक रोग के संदर्भ में हम यह पाते हैं कि उसे आइसोलेटेड रखना चाहिए जिससे कि वह और लोगों में यह स्प्रेड ना करे। और आज के दौर में तो जो कोविड-19 है उसमें भी अगर कोई आदमी जो है अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसका होम आइसोलेशन वगैरह हो जाता है जिससे कि वह स्प्रेड ना हो। तो यहां पर कोविड-19 के पेशेंट को अगर हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य यह है कि हम उसे साधन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। राइट। कांट के द्वारा जो साध्यों के राज्य का नियम है, किंगडम ऑफ एंड्स है, वह एक आइडियल या यूटोपियन कंडीशन है, अर्थात उसे हम सामान्य जीवन में नहीं पाते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में यह व्यवहारिक रूप से प्राप्त होना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत दुष्कर तो है ही। अगर ऐसा ना होता तो अब तक साध्यों के राज्य की स्थापना हो जाती। इन दिस वे Kantian kingdom of ends turns out to be an utopian concept which is almost impossible to realize in our practical life. कांट का नीति शास्त्र जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मलिस्टिक है, आकारिक नीति शास्त्र है, नियमानुवर्तितावादी नीति शास्त्र है, जिसके अंतर्गत हमें नैतिक नियमों का पालन सदैव हर परिस्थिति में उद्देश्य एवं परिणाम आदि का विचार किए बिना करना चाहिए। यहां पर प्रश्न यह है कि क्यों मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में नैतिक नियमों का पालन करे? क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और वह जब भी किसी नैतिक नियम का पालन करेगा तो उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, अन्यथा कोई नैतिक नियमों का पालन क्यों करेगा यदि उसका कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, अगर वो कोई पर्पस को सर्व ना करता हो। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ स्लेविश मॉरालिटी। और इस संदर्भ में जैकोबी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कांटियन मॉरल लॉ के संदर्भ में ऑब्जर्वेशन है कि नियम मनुष्य के लिए बने हैं, मनुष्य नियम के लिए नहीं। लॉज आर मेड फॉर मेन एंड नॉट मेन फॉर लॉज। यद्यपि कांट का नीति शास्त्र विशुद्ध रूप से आकारिक है और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि कांट ने
उद्देश्यमूलक नीति शास्त्र का खंडन किया है। टीरोलॉजिकल एथिक्स को रिफ्यूट किया है और उसकी जगह पर वैधानिक नीति शास्त्र जूरल एथिक्स को प्रतिपादित किया है। किंतु हम कांट के नीति शास्त्र में भी उद्देश्य अथवा प्रयोजन को देख सकते हैं। कांट का जो दूसरा नीति सूत्र है और उसका उपसूत्र सब मैक्सिम ऑफ सेकेंड मैक्सिम ऑफ मॉरलिटी है, वहां पर नीति शास्त्र के तत्व को पाते हैं जब यह कहा गया कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम पूर्णत्व को प्राप्त हो और साथ ही साथ में दूसरे व्यक्तियों के आनंद के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण अथवा सृजन करो। Act in such a manner that you perfect yourself and at the same time bring the favorable condition conducive to the happiness of others। यहां पर स्पष्ट रूप से एक ओर आत्मपूर्णतावाद का एक लक्ष्य या उद्देश्य है, सेल्फ परफेक्शनिज्म का, तो वहीं दूसरी ओर जब हम दूसरे के आनंद में सहयोगी बनने की बात करते हैं तो यहां पर परसुखवाद अल्ट्रुइस्टिक हेडनिज्म हमें प्राप्त होता है। अतः यद्यपि कांट वैधानिक नीतिशास्त्र का प्रतिपादन करते हुए उद्देश्यमूलक नीतिशास्त्र का खंडन करते हैं, किंतु उनके बुद्धिवादी वैधानिक नीतिशास्त्र में भी उद्देश्यमूलक नीतिशास्त्र का तत्व निहित होता है। थैंक यू।